तो दोस्तों, ये स्टोरी बिल्कुल नई है और इसकी कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक लड़का अचानक अपनी आंखें खोलता है। उसे आसपास कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आता। वो हैरान होता है कि वो यहाँ कैसे आ गया। उसके सामने एक औरत खड़ी होती है जो प्यार से मुस्कुरा रही होती है। उसे दिल से महसूस होता है कि ये उसकी माँ है, लेकिन फिर भी उसका मन कहता है कि कुछ तो अजीब है, क्योंकि उसे याद है कि उसकी माँ ऐसी नहीं दिखती थी। वो अपना हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका हाथ बहुत छोटा है। वो समझ जाता है कि उसका शरीर अभी एक नन्हे बच्चे का है। वो सही से हिल भी नहीं पा रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। इसी बीच उसे एक और अजीब चीज दिखती है। उसे अपने सामने हवा में कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं। वो देखता है कि उसका लेवल फिर से 1 हो गया है और फिलहाल उसका कोई नाम भी नहीं है। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब आखिर कैसे हो रहा है। तभी वो सुनता है कि उसकी माँ एक बूढ़े आदमी से बात कर रही है और उसे एम्परर कह रही है। ये सुनकर नोहा के मन में आता है कि शायद ये आदमी इस जगह का राजा है। वही एम्परर उसे एक नाम देता है, नोहा, और उसे 13th प्रिंस बना देता है। ये सुनकर नोहा अंदर से हैरान रह जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ऐसा नाम और ऐसा टाइटल सिर्फ एम्परर के खास बेटे को ही मिलता है। फिर एम्परर पूछता है कि नोहा की पावर किससे जुड़ी है। उसका सेवक बताता है कि उसकी पावर वाटर, पानी से जुड़ी है। एम्परर ये सुनकर आदेश देता है कि नोहा को एक ऐसा लैंड दिया जाए जहां वाटर क्लैन के लोग रहते हैं। जैसे ही ये तय होता है, नोहा देखता है कि उसके सामने दिख रहे नंबर बदल जाते हैं। उसकी वाटर पावर और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। उसे ये सब बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसे आंकड़े नहीं देखे थे। इसके बाद सेवक एक जादू करता है और नोहा की पावर सबके सामने चमकने लगती है। उसकी माँ हैरानी से कहती है कि ये ताकत उसके पैदा होने के समय से कहीं ज्यादा है। सेवक समझाता है कि इसका मतलब है कि नोहा की पावर बहुत जल्दी जागृत हो गई है। वहां मौजूद सब लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा पावर किसी ने नहीं देखी थी। नोहा बस इतना समझ पाता है कि उसे एक नई जिंदगी मिली है और वो एक रॉयल फैमिली में जन्म ले चुका है। ये सब एम्परर नाम की जगह में हो रहा होता है। ये साम्राज्य ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ ताकतवर योद्धा रहते हैं। ये जगह बहुत अमीर और शांत मानी जाती है। एम्परर के कई बेटे हैं और लोग उन्हें बहुत इज्जत देते हैं। 6 साल बीत जाते हैं और नोहा को एक बात धीरे धीरे समझ में आने लगती है। लोग उसकी पावर को अलग नजरिए से देखते हैं। सबको लगता है कि उसकी पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन नोहा देख पाता है कि उसकी पावर दूसरों से जुड़कर बढ़ रही है। उसे एहसास होता है कि जितने ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ेंगे, वो उतना ही स्ट्रांग बनता जाएगा। अब नोहा 6 साल का हो चुका होता है। वो तैयार होकर अपने रूम से बाहर आता है। मेड्स उसकी तारीफ करती हैं, क्योंकि उसकी उम्र के बच्चे आमतौर पर बहुत शरारती होते हैं, लेकिन नोहा शांत और समझदार रहता है। फिर भी नोहा जानता है कि वो अभी छोटा है और उसकी अपनी लिमिट्स हैं। ब्रेकफास्ट के समय उसे बताया जाता है कि क्राउन प्रिंस और 4th प्रिंस उससे मिलने आए हैं। नोहा समझ जाता है कि इतने बड़े लोग वेटिंग में हैं, ये ठीक नहीं है। वो तुरंत उठकर उनसे मिलने चला जाता है। वो उनके सामने झुककर रिस्पेक्ट दिखाता है। वो देखता है कि क्राउन प्रिंस बहुत सीरियस और मजबूत दिखता है, जबकि 4th प्रिंस उसे हल्की मुस्कान के साथ देखता है। वो बताते हैं कि वो उसके लिए एक तोहफा लाए हैं। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। एक आदमी बड़ी मुश्किल से एक भारी चीज अंदर लाता है, जो एक छोटे ताबूत जैसी लगती है। जैसे ही वो चीज जमीन पर रखी जाती है, नोहा के दिल में अजीब सी भारी फीलिंग आ जाती है। उसे लगता है जैसे बहुत सारे लोग दर्द में चीख रहे हों और मदद मांग रहे हों। नोहा समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल गिफ्ट नहीं है और अब कुछ बहुत सीरियस होने वाला है। कॉफिन के अंदर रखी तलवार से बहुत डरावनी वाइब्स निकल रही होती हैं। ऐसा लगता है जैसे उस तलवार के अंदर बहुत दर्द और बुरी यादें कैद हों। नोहा को समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी क्राउन प्रिंस उससे कहता है कि वो उस तलवार को उठाकर देखे। नोहा जानता है कि रॉयल फैमिली में मिला गिफ्ट मना नहीं किया जा सकता। डरते हुए वो दोनों हाथों से उस तलवार को पकड़ लेता है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। तलवार बहुत ज्यादा हैवी होती है। नोहा के नन्हे शरीर पर पूरा जोर पड़ता है, लेकिन वो उसे गिरने नहीं देता। उसके हाथ कांपते हैं, फिर भी उसकी पकड़ ढीली नहीं होती। कमरे में खड़े सब लोग ये देखकर बिल्कुल चुप हो जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि इतना छोटा बच्चा इतनी भारी तलवार को कैसे संभाल पा रहा है। फिर उसे बताया जाता है कि इस तलवार का नाम लिवियाथन है। ये वाटर पावर से जुड़ी बहुत पावरफुल तलवार है। इसे कंट्रोल करने की कोशिश में कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। ये सुनते ही नोहा का दिल तेज धड़कने लगता है और उसका हाथ थोड़ा और कांप जाता है,
लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। उसे ये भी बताया जाता है कि ये तलवार हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करती। जिनके अंदर सही पावर और सही नेचर नहीं होता, वो इसे उठाते ही बुरी हालत में पहुंच जाते हैं। लेकिन नोहा इसे पकड़े रहता है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि ये सब उसका टेस्ट लेने के लिए किया गया था। उसके मन में थोड़ी उदासी आ जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो जानता है कि अभी शांत रहना ही सबसे सेफ है। उस रात नोवा अपने रूम में होता है। तभी वो देखता है कि उसकी मेड जोई पहले जैसी खुश नहीं लग रही है। उसका चेहरा उतरा हुआ होता है और आंखों में चिंता साफ दिखती है। नोवा उससे वजह पूछता है। काफी देर बाद जोई सच बताती है। वो बताती है कि उसके गांव में अचानक तेज बाढ़ आ गई थी। खेत बह गए, घर टूट गए और उसकी माँ वहां अकेले फंस गई थी। अब उसके पास ना काम बचा है और ना ही कोई सहारा। ये सुनकर नोवा का मन भारी हो जाता है। वो ज्यादा देर सोचता नहीं। वो तुरंत फैसला करता है कि जोई की माँ को अपने महल में काम दिया जाएगा ताकि वो सेफ रह सके। वो उसके रहने के लिए जगह और अच्छी सैलरी देने का भी इंतजाम करता है। नोवा के लिए ये सब नॉर्मल बात होती है, लेकिन जोई के लिए ये नई जिंदगी जैसी होती है। जोई की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। उसके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। नोवा बस इतना सोचता है कि जो लोग उसके साथ हैं उन्हें डर और मजबूरी में नहीं जीना चाहिए। वो चाहता है कि उसके आसपास के लोग सेफ रहें और उन्हें किसी मुश्किल में अकेले न छोड़ा जाए। इसके बाद नोवा घर का सारा काम देखने वाले मैनेजर को बुलाता है। वो उसे कहता है कि जहां फ्लड आई वहां की लैंड खरीदी जाए। उसका सोचना साफ होता है कि मुश्किल समय में लोग घबराकर अपनी जमीन बहुत सस्ते दामों में बेच देते हैं। अगर लैंड पहले खरीद ली जाए तो कई फैमिलीज को बाद में बचाया जा सकता है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि इतना छोटा बच्चा इतनी दूर की सोच सकता है। नोवा के लिए ये अजीब नहीं होता। उसकी बॉडी भले ही छोटी हो, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी होती है। वो समझ चुका होता है कि असली पावर सिर्फ मैजिक या हथियार में नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही डिसीजन लेने में होती है। एल्मीरिया में आने वाला टैक्स और एम्परर की तरफ से मिलने वाले गिफ्ट्स को मिलाकर 13th प्रिंस नोवा के पास लगभग 5 लाख रियाल होते हैं। लेकिन पूरा हिसाब लगाने पर पता चलता है कि अभी भी करीब 2 लाख रियाल कम है। नोवा चुपचाप बैठकर सब सोचता रहता है। फिर वो एक बड़ा और सख्त फैसला लेता है। वो कहता है कि कैपिटल के साउथ में जो लैंड उनके नाम है उसे बेच देना चाहिए। ये लैंड बहुत स्पेशल होती है क्योंकि ये खुद एम्परर ने गिफ्ट दी थी। ऐसी लैंड को बेचना आसान नहीं होता और इसे गलत भी माना जा सकता है। ये सुनते ही हाउस में मौजूद सब लोग घबरा जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर एम्परर को पता चला तो वो नाराज हो सकते हैं। जोई और डायलिन दोनों नोवा को रोकने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि कोई और रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन नोवा बिल्कुल शांत रहता है। वो कहता है कि बड़े घर में जन्म लेने का मतलब सिर्फ आराम से जीना नहीं होता। इसका मतलब ये भी होता है कि जब लोगों पर मुसीबत आए तो सबसे पहले आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। अगर थोड़ी सी परेशानी उठाने से बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है तो वो ये रास्ता चुनने को तैयार है। ये सुनकर डायलिन का सिर झुक जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि नोवा उम्र में भले ही छोटा हो, लेकिन समझदारी में बहुत बड़ा है। डायलिन को याद आता है कि वो खुद भी उसी एरिया से है जहां हाल ही में बाढ़ आई थी। उसका मन और भी भर जाता है। वो नोवा को दिल से धन्यवाद देता है और तय करता है कि वो उसके हर डिसीजन और हर ऑर्डर के साथ खड़ा रहेगा। अगले दिन घर में काफी हलचल थी। सफर की तैयारी शुरू हो चुकी थी। गाड़ियों की मरम्मत हो रही थी। खाने पीने का सामान रखा जा रहा था। कई घर टूट चुके थे और कीचड़ में लोगों की जिंदगी दब सी गई थी। वहां खड़ा सब देखकर उसे तुरंत समझ में आ गया कि सिर्फ पैसे बांटने से कुछ नहीं होगा। यहाँ सही प्लानिंग की जरूरत है। उसने डायलिन को गवर्नमेंट ऑफिस भेज दिया ताकि लैंड पेपर्स की जांच हो सके। फ्लड में बहुत से लोगों के कागज वहां बह गए और अगर समय पर मदद ना की गई तो चालाक लोग उन्हें धोखा दे सकते हैं। लोग ये सब देखकर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि नोहा एक नज़र में इतनी सारी बातें समझ गया। नोहा खुद जमीन देखने निकल पड़ा। खेतों में पानी भरा हुआ था। सब्जी सड़ चुकी थी। इस साल खेती होना नामुमकिन लग रहा था। इसका मतलब साफ था, लोगों के पास ना खाने का इंतजाम होगा ना कमाने का। यह सोचकर नोहा का दिल भारी हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। जोई ने उसे रोककर कहा, यहाँ चलना रिस्की है, जमीन धंस सकती है। नोहा हल्के से मुस्कुराया और बोला, अगर मैं खुद नहीं देखूंगा तो सही डिसीजन कैसे लूंगा। फिर मजाक में बोला, अगर रोका तो रात में चुपचाप अकेले जाऊंगा। जोई चुप हो गई क्योंकि वो जानती थी कि वो मजाक नहीं कर रहा। तभी दूर से आवाज आई। पता चला कि राहत सामग्री बंट रही है। ये देखकर थोड़ी राहत मिली कि एम्परर ने मदद भेजी है।
लेकिन जब नोहा ने खाना देखा तो उसका मन खराब हो गया। वो बहुत पतला था, जैसे सिर्फ गर्म पानी हो, और स्मेल भी ठीक नहीं थी। साफ था कि खाना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लोग भूखे तो नहीं मरेंगे, लेकिन इससे उनकी लाइफ दोबारा नहीं बन सकती थी। नोहा वहीं खड़ा सोचता रहा। उसके मन में बस एक ही बात थी, ये जगह फिर से खड़ी होनी चाहिए। लोग फिर से खेती करें, घर बनाएं और चैन से रहें। रास्ता मुश्किल था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगा। वो यहाँ सिर्फ देखने नहीं आया था, बल्कि बदलाव लाने आया था। खाने की हालत वाकई बहुत खराब थी। एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, ज्यादा कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, कम से कम खाने को तो मिल रहा है। मजबूरी में लोग वही खा रहे थे और चुपचाप सह रहे थे। ये सुनकर नोहा का दिल और दुखी हो गया। उसे लगा कि एम्परर की हेल्प ऐसी नहीं होनी चाहिए। तभी वहां ऑफिशियल लॉर्ड गैरे इंस्पेक्शन के लिए आया। नोहा चुपचाप सब देखता रहा। गैरे ने बर्तन में झांक कर खाना देखा और सूंघा। साफ था कि वो खराब था। फिर भी उसने कहा, सब ठीक है। उसी पल वो हंस पड़ा, क्योंकि उसके लिए अलग से अच्छा खाना पहले तैयार था। ये देखकर नोहा समझ गया कि यहाँ कुछ बहुत गलत चल रहा है। नोहा आगे बढ़ा और गैरे का असली चेहरा सामने आ गया। गैरे को अपने काम पर कोई शर्म नहीं थी। वो खुद को पावरफुल समझ रहा था और लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। ये नोहा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके लिए गलत था कि आपदा में फंसे लोगों के खाने से कोई प्रॉफिट कमाए। हालात बिगड़ते जा रहे थे। नोहा समझ चुका था कि ये आदमी लोगों पर जुल्म कर रहा है। उसी पल लिवायथन अपने आप नोहा के हाथ में आ गई। उसने उसकी डेंजरस पावर को महसूस किया। नोहा ने मन ही मन तय कर लिया कि पावर अगर है तो उसका इस्तेमाल सही काम के लिए होना चाहिए, ना कि लोगों को दबाने के लिए। नोहा ने सोचा कि अगर कोई इंसान ताकत के साथ पैदा हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करना है, ना कि उन्हें डराना। यही सोचकर उसने गैरे को सजा दी। उसके साथ काम करने वाले लोग डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। जमीन पर इतना बड़ा निशान बन गया कि आसपास खड़े सभी लोग कांप गए। अब सबको साफ समझ आ गया था कि तलवार कितनी खतरनाक है। थोड़ी देर में वहां का रूलर और वॉरियर्स का कैप्टन रॉन ग्रीन वहां पहुंच गया। उसने नोहा को देखा और तुरंत पहचान गया कि ये 13th प्रिंस है। वो तुरंत झुक गया और माफी मांगते हुए बोला कि उसे पहले पता नहीं था। फिर उसने सब लोगों को बताया कि वो एक प्रिंस के सामने खड़े हैं। ये सुनते ही सारे लोग एक साथ झुक गए। नोहा ने रॉन को साफ साफ बताया कि खाने की व्यवस्था में बड़ा घोटाला हुआ है। उसने कहा कि जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उसने ये भी कहा कि अब से खाना ऐसा होना चाहिए जो सच में लोगों को ताकत दे, इतना गाढ़ा और पौष्टिक कि लोग पेट भर खा सकें और दोबारा काम करने लायक बने। रॉन ने बिना कोई सवाल किए नोहा की बात मान ली और उसने उसी पल तय कर लिया कि वो सब ठीक करेगा। नोहा ने चारों तरफ देखा। लोगों की आंखों में डर तो था, लेकिन उसके साथ साथ उम्मीद भी थी। उसी पल नोहा को लगा कि उसने सही रास्ता चुना है। उसे समझ में आ गया कि एक सच्चा प्रिंस वही होता है जो मुश्किल समय में लोगों के साथ खड़ा हो। वहीं बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी धीरे से सिर उठाकर नोहा को देखने लगा। अब उसे भरोसा हो गया था कि उन्हें सच में अच्छा और सही खाना मिलेगा। ये बात फैलते ही दोनों गांव के लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। लोग दिल से 13th प्रिंस नोहा का सम्मान करने लगे और उसे अपना रक्षक मानने लगे। थोड़े समय में वहां जो कुछ हुआ था उसकी खबर एल्बर्ट तक पहुंच गई। ये जानकर वो हैरान हो गया कि तलवार ने नोहा को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि लिवायथन ने उसे अपना मास्टर मान लिया। एल्बर्ट को लगा कि नोहा उसकी सोच से ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। इसके बाद नोहा को उसके पिता एम्परर ने बुलाया। नोहा पहले से समझ गया था कि अब क्या होने वाला है। एम्परर ने बताया कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। उसे यह भी मालूम था कि नोहा ने वो लैंड बेच दी थी जो उसे गिफ्ट में मिली थी, और उसकी जगह पूरे एक गांव को खरीद लिया गया था। नोहा ने मन ही मन सोचा कि अब उसे जोर की डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम्परर ने नोहा को थैंक्स कहा। उसने बताया कि नोहा की वजह से बाढ़ के बाद कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अगर लोग इस डिजास्टर का गलत फायदा उठाने लगते तो एम्पायर को बहुत प्रॉब्लम होती। एम्परर ने पूछा कि उसे ये सब कैसे समझ आया। नोहा ने सीधा जवाब दिया कि यह सब एक इत्तेफाक था, क्योंकि उसकी एक मेड उसी गांव से थी। एम्परर ने कहा इसमें किस्मत भी शामिल थी, क्योंकि उसी जगह नोहा ने वाटर स्वॉर्ड को भी कंट्रोल कर लिया। एम्परर ने नोहा की पावर फिर से देखने की इच्छा जताई। कर्ट्स ने मैजिक किया और नोहा की एबिलिटीज सबके सामने देखी। उसी पल नोहा ने महसूस किया कि अब उसकी पावर में तलवार जुड़ चुकी है। पानी की ताकत पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। एम्परर यह देखकर बहुत इंप्रेस हुआ और उसने नोहा से कहा कि वो आगे भी अपनी समझ और ताकत से एम्पायर की मदद करे। कुछ समय बाद कहानी राजधानी कैपिटल की ओर बढ़ती है। ये शहर पूरे एम्पायर का दिल माना जाता है।
यहीं से सरकार चलती है, यहीं ट्रेड होता है और यही कल्चर आगे बढ़ता है। लोग इसे दुनिया का सबसे अमीर शहर कहते हैं। नोहा ने इस सिटी को देखने का फैसला किया, खासकर एक जगह जिसे रेड स्ट्रीट कहा जाता है। वहां एक फेमस सिंगर गाती थी। नोहा के साथ जोई भी थी। उसने अपने गांव के काम में पूरी मदद की थी, इसलिए अब नोहा उस पर ज्यादा भरोसा करने लगा था। जोई अब पहले से ज्यादा समझदार और रिस्पॉन्सिबल लगने लगी थी। जैसे ही वो वहां पहुंचे, नोहा एक आवाज सुनकर रुक गया। वो लड़की गा रही थी। वो आगे बढ़ा, लेकिन उसे जोर से धक्का दे दिया गया। वो लोग अलीसा पर दबाव बनाने लगे और कहने लगे कि सिर्फ गाना गाकर वो अपने पिता का लोन कभी नहीं चुका पाएगी। उनकी बातों से अलीसा डर गई। उसका चेहरा उतर गया और वो बिल्कुल मजबूर लगने लगी। नोहा ये सब चुपचाप नहीं देख सकता था। वो आगे बढ़ा और तुरंत समझ गया कि ये सब गलत है। उसे पता था कि एम्पायर के लॉ के हिसाब से किसी बच्चे पर उसके पेरेंट्स का लोन डालना जुर्म है और किसी लड़की को मजबूरी में गलत रास्ते पर धकेलना भी बड़ा अपराध होता है। उस पल नोहा के दिमाग में बस एक ही बात थी कि पावर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती। असली पावर तब दिखती है जब कोई कमजोर लोगों की प्रोटेक्शन करता है। उनमें से एक आदमी बहुत जल्दी गुस्से में आया। उसने नोहा को गर्दन से पकड़ लिया और उसे डराने की कोशिश की। उसी पल लिव्याथन ने अपना असर दिखाया। तलवार से एक अजीब सी एनर्जी निकली और वहां खड़े सभी गुंडों के शरीर में तेजी से दर्द दौड़ गया। नोहा तलवार उनकी तरफ करके बस खड़ा रहा। उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना दर्द सहने के बाद वो लोग बुरी तरह डर गए और जाते जाते धमकी देते हुए वहां से भाग गए। नोहा ने ओनर को इशारे से समझा दिया कि अगर वो लोग दोबारा आए तो उन्हें सीधे उसके पास भेज दिया जाए। जोई ने एक कार्ड दिया जिस पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लिखा था। तब जाकर ओनर को समझ में आया कि नोहा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि 13th प्रिंस है। वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन नोहा ने किसी की रिएक्शन पर ध्यान नहीं दिया। नोहा ने अलीसा की तरफ देखा और उसे लगा कि उसका गाना सच में बहुत अच्छा था। उसने उससे उसकी महीने की जरूरतों के बारे में पूछा। अलीसा ने बताया कि उसे घर का खर्चा भी उठाना पड़ता है और अपनी माँ के ट्रीटमेंट का खर्चा भी। ये सुनकर नोहा ने फैसला किया कि वो उसे हर महीने 25 रीन देगा ताकि वो बिना डरे और टेंशन के सिंगिंग पर ध्यान दे सके। उसने ये भी कहा कि अगर वो और अच्छा गाने लगी तो ये अमाउंट आगे बढ़ा दिया जाएगा। पहले तो अलीसा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके चेहरे पर खुशी आ गई। नोहा ने उसकी टोपी उठाकर उसे वापस दी और कहा कि वो अपना गाना पूरा करे। जब नोहा वापस पैलेस पहुंचा तो उसने गेट के बाहर कुछ आदमियों को खड़ा देखा। एवलिन ने बताया कि वो लोग खुद को साहूकार बता रहे हैं और माफी मांगना चाहते हैं। नोहा तुरंत समझ गया कि वो वही गुंडे थे जिन्हें अब उसकी असली पहचान पता चल गई है। उसने शांत तरीके से कहा कि उन्हें वापस भेज दिया जाए और साफ बता दिया जाए कि किसी प्रिंस से जब चाहे तब मिलना पॉसिबल नहीं होता। एवलिन ने वैसा ही किया। हेनरी ने नोहा की इस समझदारी की तारीफ की। उसे लगा कि बिना सोचे समझे ऐसे लोगों को मिलने देना रॉयल फैमिली की वैल्यू कम कर देता है। नोहा के मन में ये बात सही थी, लेकिन उसने बताया कि उसके दिमाग में एक और रीजन भी था। अंदर जाकर उसने कहा कि वो उस सिंगर की मदद करना चाहता है। अगर गुंडों को लगेगा कि प्रिंस अभी नाराज है तो वो दोबारा उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हेनरी ये सुनकर और भी इंप्रेस हुआ। उसे लगा कि इतनी कम उम्र में नोहा इतने आगे की सोच सकता है, ये बड़ी बात है। उसने सोचा कि बाकी बच्चे जो उम्र में नोहा के आसपास हैं अभी इतनी समझ नहीं रखते। नोहा जानता था कि भाई होने के बावजूद उसकी परवरिश और सोच अलग है। फिर बात मैजिक स्वॉर्ड पर आ गई। हेनरी को लगा था कि नोहा सच में उसे कंट्रोल कर चुका है। नोहा ने मन ही मन माना कि ये सब हेनरी की एडवाइस की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि स्वॉर्ड की अपनी मर्जी होती है। हेनरी ये सोचकर हैरान था कि नोहा इतनी बड़ी स्वॉर्ड को अपने साथ कैसे रखता है। तब नोहा ने उसे दिखाया कि स्वॉर्ड असल में हमेशा बड़ी नहीं रहती। वो पल भर में उसके हाथ में आ गई। हेनरी अपनी जगह से उठ गया क्योंकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। नोहा ने समझाया कि स्वॉर्ड पहले से उसकी स्लीव में छुपी हुई थी। फिर उसने लिव्याथन को बहुत छोटा बना दिया। ये तरीका था जिससे वो उसे हमेशा अपने पास रखता था। नोहा ने बताया कि ये तरीका स्वॉर्ड ने खुद उसे सिखाया था। हेनरी को यह बात समझने में समय लगा क्योंकि वो स्वॉर्ड सैकड़ों सालों से नेशनल ट्रेजर की तरह रखी गई थी। उसी रात नोहा ने देखा कि वही गुंडे अभी पैलेस के बाहर खड़े हैं। पूरा दिन बीत गया और अब उनका पेशेंस पूरी तरह खत्म हो गया था। जैसे ही नोहा बाहर आया, उनमें से एक आदमी बिल्कुल आपा खो बैठा और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ गया। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। नोहा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक नजर उसकी तरफ देखी। लिव्याथन की बहुत हल्की सी पावर बाहर निकली और वो आदमी वहीं जम गया, जैसे शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया हो। बाकी लोग डर गए। उन्होंने किसी तरह उसे संभाला और जल्दी से वहां से हट गए। माहौल फिर से शांत हो गया। हेनरी ये सब देखकर समझ गया कि नोहा ने फिर से स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल किया है।
नोहा के मन में एक बात थी, कभी कोई फाइट किए बिना ही सामने वाले को रोक देना ज्यादा सही होता है। उस रात के आखिर में नोहा एक समारोह में पहुंचा जिसे रेडॉक नाम के आदमी ने ऑर्गेनाइज किया था। जैसे ही नोहा अंदर आया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। साफ दिख रहा था कि अब लोग उसे सिर्फ एक प्रिंस नहीं, बल्कि ऐसे इंसान के रूप में देख रहे हैं जो सच में लोगों के लिए खड़ा होता है। लोग आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। इतनी कम उम्र में भी कितना रॉयल लगता है, देखने से ही अलग ऑरा महसूस होता है। रेडॉक ने मुस्कुराते हुए नोहा से पूछा, प्रिंस, आपकी कमर में जो बंधा है वो क्या है? नोहा ने बिल्कुल नॉर्मल टोन में जवाब दिया कि ये क्राउन प्रिंस की तरफ से मिला गिफ्ट है। बस इतना सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबको यकीन नहीं हुआ कि एक नेशनल ट्रेजर यूं खुलेआम कमर में लटकाया जा सकता है। कुछ लोग फुसफुसाने लगे। तभी एक आदमी हंस पड़ा और बोला, इतना छोटा बच्चा असली खजाना कैसे ले घूमेगा? ये तो कोई टॉय या रेप्लिका होगा। लेकिन तभी जैसे ही नोहा की निगाह उस आदमी पर ठहरी, उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया, मानो किसी ने उसकी रगों से सारा खून खींच लिया हो। उसी पल उसे एहसास हो गया कि उसने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। वो घबराकर अपनी बात पलटने की कोशिश करने लगा, जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी, शब्द आपस में उलझने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक लेविएथन ने अपनी शक्ति का बस एक छोटा सा हिस्सा आज़ाद किया और अगले ही सेकंड पूरा हॉल एक भारी दम घोट देने वाले दबाव से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा का वजन बढ़ गया हो। कुछ लोगों की सांसें अटकने लगी, कुछ का सिर चकराने लगा और कुछ के घुटने खुद ब खुद कांपने लगे। माहौल इतना भयावह हो गया था कि मानो मौत खुद वहां मौजूद हो और सबको परख रही हो। रेडॉक ने आगे बढ़कर ठंडी आवाज में पूछा, इस गुस्ताख के साथ क्या किया जाए जिसने आपकी शान में कमी की है? सारे हॉल की नजरें अब सिर्फ नोहा पर टिक चुकी थीं, लेकिन नोहा ने बेहद शांति से अपना सिर ना में हिलाया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस एक गहरी ठंडक थी। उसने धीमी मगर साफ आवाज में कहा, कुछ नहीं, इसे जाने दिया जाए। वैसे भी अब इसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची है। उसके इन शब्दों में ऐसी सच्चाई थी कि वो आदमी अंदर तक कांप गया। उसे समझ आ चुका था उसकी किस्मत अब उसके अपने हाथ में नहीं रही। इसके बाद माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लोग एक एक करके आगे आए और अपना परिचय देने लगे। नोहा हर किसी से बेहद संयम और अदब से मिला। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व सब पर भारी पड़ रहा था। सबसे पहले लेंस रॉलिंगटन आगे बढ़ा। उसने झुककर सम्मान प्रकट किया और कहा कि वह इस अवसर के लिए अत्यंत आभारी है। उसके बाद ब्रायन एलन सामने आया। एलन, जो कंपनी का प्रमुख था, आत्मविश्वास से खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की बेचैनी भी थी। उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी, मासूम चेहरा, शांत आंखें। उसका नाम था कैंडी। परिचय समाप्त होते ही नोहा की नजर अचानक उस बच्ची पर ठहर गई। कुछ पलों के मौन के बाद उसने शांत स्वर में पूछा, मिस्टर एलन, क्या कैंडी आपकी अपनी सगी बेटी नहीं है? और जैसे ही यह सवाल हवा में गूंजा, पूरे हॉल का माहौल फिर से बदल गया। पूरे कमरे में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया, मानो वक्त कुछ पलों के लिए ठहर गया हो। ब्रायन की आंखें फैल गईं। वो हक्का बक्का नोहा को देखने लगा, जैसे उसके अंदर की हर परत पढ़ ली गई हो। नोहा ने बिना आवाज ऊंची किए बेहद सरल और संयमित शब्दों में अपनी बात रखी। आपका हाव भाव, आपके बात करने का सलीका साफ बताता है कि आप किसी ऊंचे कुल में जन्मे हैं। आपके अंदर वो स्वाभाविक शाही आत्मविश्वास है। लेकिन उसने हल्की नजर कैंडी की तरफ डाली। कैंडी के अंदर वो कुदरती शाही अंदाज नहीं है। उसकी चाल, उसकी नजर, उसका हर रिएक्शन कुछ और कहानी कहता है। कमरे में खड़े लोग सांस रोके सुन रहे थे। नोहा ने आगे कहा, और जिस तरह से वो अपनी आंखों से देखती है, वैसी निगाह अक्सर उन लोगों में होती है जिन्होंने गुलामी का दर्द झेला हो। ये शब्द हवा में तीर की तरह फैल गए। कैंडी हल्की सी सहम गई। उसकी उंगलियां कांप उठीं। उसने नोहा की तरफ देखा, जैसे कोई खामोश सवाल कर रही हो, इसे ये कैसे पता चला? ब्रायन का चेहरा उतर गया। अगला ही पल वो सीधे अपने घुटनों पर आ गिरा। उसकी आवाज में अब कोई बनावट नहीं थी। आपकी पारखी नजर बिल्कुल सही है। उसने सिर झुका लिया। मैंने इसे एक गुलाम के रूप में खरीदा था, लेकिन यह असाधारण रूप से होशियार थी। उसकी समझ, उसकी हिम्मत, सब कुछ अलग था। इसलिए मैंने इसे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। कमरे में खड़े कई लोगों के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। नोहा के होठों पर एक हल्की मगर रहस्यमयी मुस्कान उभरी। मुझे ऐसी दास्तानें पसंद हैं। उसकी आवाज में उत्सुकता थी, न कि तिरस्कार। आप दोनों को मेरे मैंशन पर आना चाहिए। मैं कैंडी के बारे में और जानने का इच्छुक हूं।
ये प्रस्ताव सुनते ही आसपास खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फुसफुसाहट शुरू हो गई। ब्रायन समझ चुका था ये मौका साधारण नहीं है। उसने तुरंत सिर झुकाकर सम्मान जताया। वो जानता था कि अब यहां से शांतिपूर्वक विदा लेना ही समझदारी होगी। रेडॉक ने हल्की हंसी के साथ कहा, समझदार इंसान है, अगर ज्यादा देर रुकता तो लोगों के दिलों में जलन पैदा हो जाती। आखिरकार शाही परिवार की तरफ से मिला पहला खास सम्मान उसी को मिला था। जाने से पहले नोहा ने धीमे स्वर में एक और बात जोड़ी, ये भी एक वजह थी जिससे मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। जब मैंने तलवार का प्रयोग किया, उसकी आंखें हल्की सी गंभीर हो गईं। कैंडी अपने पिता के बचाव में बिना सोचे आगे आ गई थी। कुछ पलों के लिए वो चुप रहा। इतनी नन्ही बच्ची और इतनी मजबूत वफादारी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति समझ चुका था, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान सबसे पहले खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उस नन्ही बच्ची ने बिना एक पल गंवाए दूसरे की रक्षा करने का फैसला किया। रेडॉक ने सहमति में धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में भी सम्मान साफ झलक रहा था। आपकी निरीक्षण शक्ति वाकई काबिले तारीफ है, उसने गंभीर स्वर में कहा। उस रात के बाद वहां मौजूद हर शख्स के दिल में एक बात बैठ चुकी थी, नोहा सिर्फ 13वां प्रिंस नहीं है, वो एक ऐसा रॉयल है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल डराने या दबाने के लिए नहीं, बल्कि हिफाजत और न्याय के लिए करता है। अगले दिन नोहा बिना किसी खास मकसद के शहर की सैर पर निकल पड़ा। उसे शोर शराबे से दूर यूं ही गलियों में घूमना, आम लोगों को देखना और शहर की धड़कन को महसूस करना पसंद था। चलते चलते अचानक उसकी मुलाकात ऑस्कर से हो गई। ऑस्कर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की सी हंसी उसके होठों पर आ गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि आज नोहा बिना रथ, बिना सुरक्षा दस्ते और बिना किसी शाही तामझाम के निकला है। नोहा ने भी साफ शब्दों में कह दिया, मैं बस यूं ही अपना मन बहलाने निकला हूं। ऑस्कर को यह बात थोड़ी अजीब लगी और उतनी ही दिलचस्प भी, क्योंकि शाही परिवार के बच्चे अक्सर इस तरह अकेले और सादगी से नहीं घूमा करते। उस दिन ऑस्कर के पास कोई जरूरी काम नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया, क्यों ना आज हम खजाना खोजने चलें। नोहा की आंखों में हल्की चमक आ गई। उसे ये विचार तुरंत पसंद आया और उसने बिना झिझक हामी भर दी। दोनों साथ साथ कदम बढ़ाते हुए कोबाल्ट एस्टेट की ओर चल पड़े। ये जगह पूरे साम्राज्य में मशहूर थी, क्योंकि यहाँ हर तरह की पुरानी, अनोखी और रहस्यमयी वस्तुएं मिलती थीं। नोहा ने वहां कदम रखते ही महसूस किया कि ये गली सिर्फ खरीद फरोख्त की जगह नहीं है, ये लोगों की समझ, लालच और नीयत को परखने का मैदान भी है। ऑस्कर ने चलते हुए नोहा को समझाया, यहाँ असली खजाने के साथ साथ बहुत सारा नकली माल भी मिलता है। हर दुकानदार खुद को पारखी साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन असली चीज पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसने हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, यही एक सच्चे रईस की असली पहचान होती है। दोनों भाई एक दुकान से दूसरी दुकान भटकते रहे। कहीं पुराने सिक्कों के ढेर लगे थे, कहीं टूटे फूटे हथियार धूल में दबे पड़े थे। अजीबोगरीब पत्थर, रहस्यमयी ताबीज और ऐसे कई सामान थे जिनकी कहानियां शायद समय के साथ खो चुकी थीं। नोहा हर वस्तु को ध्यान से देखता, उसे हाथ में उठाकर जांचता, उसकी बनावट, उसका वजन, उसकी ऊर्जा महसूस करने की कोशिश करता, लेकिन किसी में भी उसे वो खास बात, वो अनोखी चमक महसूस नहीं हुई। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। आखिरकार ऑस्कर ने थककर गहरी सांस ली और कहा, लगता है आज किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही, शायद हमें खाली हाथ लौटना पड़े। नोहा को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जैसे ही वे वापस मुड़ने वाले थे, उसकी नजर अचानक एक छोटी सी धूल से ढकी पुरानी किताब पर जा ठहरी। वो किताब देखने में बेहद साधारण थी। कवर फीका पड़ चुका था, किनारे घिस चुके थे। उसकी कीमत भी महज 3 रैन थी। नोहा खुद नहीं समझ पाया कि उसके कदम क्यों रुक गए। बस उस किताब में कुछ अलग सा एहसास था, कुछ ऐसा जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बिना ज्यादा सोचे उसने आगे बढ़कर वो किताब खरीद ली। जब ऑस्कर ने नोहा के हाथ में वो पुरानी किताब देखी, एकदम से गंभीर हो गया। उसने बारीकी से किताब को जांचा और फिर अचरज से बोला कि ये तो एंड्रिया नाम के एक महान जादूगर की असली ग्रीमोर लगती है। ये कोई मामूली किताब नहीं है। अगर इसके पन्नों का ज्ञान सही साबित हुआ तो ये 1000 रैन तक में बिक सकती है। ऑस्कर समझ नहीं पा रहा था कि नोहा ने इतनी कीमती चीज इतनी आसानी से कैसे पहचान ली। नोहा ने सच सच बता दिया कि उसे खुद भी इल्म नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसकी विंड पावर अपने आप थोड़ी बढ़ गई थी। उसी पल उसे लगा कि इस किताब में जरूर कुछ खास है। तभी लेवियाथन ने भी उस किताब पर एक अजीब प्रतिक्रिया दी। नोहा ने अपनी तलवार का रुख किताब की तरफ किया, क्योंकि वो जान चुका था
कि जिन चीजों की अपनी चेतना होती है वही उसकी ताकत को बढ़ाती हैं। इसका मतलब था कि किताब भी बिल्कुल साधारण नहीं थी। अचानक किताब से काली ऊर्जा रिसने लगी। वो हाथ से फिसलकर जमीन पर गिरी और अपने आप एक खास पन्ने पर खुल गई। फर्श पर एक जादुई घेरा बन गया और हवा भारी होने लगी। ऑस्कर ने तुरंत पहचान लिया कि ये एक वर्जित किताब है जिसमें उस महान मेज की रूह कैद है जिसने वायु जादू में महारत हासिल की थी। वो डर गया और नोहा से बोला कि यहाँ से निकलना ही अक्लमंदी है, क्योंकि एक आत्मा बदले की आग में खतरनाक हो सकती है। लेकिन नोहा बिल्कुल स्थिर रहा। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसने लेवियाथन की मदद से उस रूह पर पानी की एक जबरदस्त लहर छोड़ी। पानी की वो धार सीधा आसमान की तरफ गई। नोहा को महसूस हुआ कि उसकी शक्ति में फिर से कुछ बदलाव आया है, लेकिन उसने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया। उस वक्त उसकी सबसे बड़ी चिंता बस यही थी कि उसका भाई सुरक्षित रहे। ऑस्कर ये देखकर दंग रह गया कि इतना बड़ा हमला होने के बावजूद आसपास की इमारतों या लोगों को कोई खरोंच तक नहीं आई। उसे समझ नहीं आया कि नोहा ने एक पल में ये फैसला कैसे किया कि हमला ऊपर की ओर करना है। थोड़ी देर बाद एक आदमी उनके पास आया और बोला कि इसी गली में उसकी एंटीक चीजों की दुकान है। उसने अपना नाम एलन बर्चली बताया। उसने कहा कि उसने प्रिंस की काबिलियत देखी है और वो उन्हें एक खास चीज दिखाना चाहता है। खजाने की बात सुनकर नोहा और ऑस्कर उसके साथ उसकी दुकान की तरफ चल दिए। दुकान के अंदर एलन ने उन्हें एक अंगूठी दिखाई। उसने समझाया कि ये अंगूठी सिर्फ अपने असली मालिक के सामने ही अपना असली रूप दिखाती है। उसने कई लोगों को इसे पहनाकर देखा था, लेकिन कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। नोहा ने सीधा सवाल किया कि अगर ऐसा है तो ये बेकार ही हुई। लेकिन एलन ने कहा कि ये सच हो सकता है, पर वो कई बार इसे फेंकने की कोशिश कर चुका है। मजे की बात यह है कि हर बार किसी न किसी तरह ये वापस उसकी दुकान में आ जाती थी। इसलिए उसे यकीन था कि इसमें कोई गहरा राज जरूर छिपा है। ऑस्कर को यह किस्सा मजेदार लगा और उसने नोहा से इसे पहनकर देखने को कहा। नोहा ने जैसे ही अंगूठी पहनी, वो लाल रंग में दमकने लगी। एक आवाज गूंजी जिसने बताया कि उसका दर्जा बहुत ऊंचा है और नोहा उसका नया स्वामी है। नोहा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन तभी ऑस्कर बीच में कूद पड़ा। उसने एक ताना मारती हुई हंसी के साथ कहा कि इसकी कीमत वो खुद चुकाएगा और नोहा इसे उसकी तरफ से तोहफा समझे। नोहा कुछ बोलना चाहता था, लेकिन ऑस्कर के चेहरे पर ऐसी अपमानजनक मुस्कान थी कि वो मना नहीं कर पाया। ऑस्कर मजाक के लहजे में बोला, पहले जादुई तलवार मिली और अब जादुई कवच। सच में नोहा में कुछ तो अलग बात है। इसके बाद दोनों दुकान से बाहर आ गए। सड़क पर भीड़ भाड़ थी, लोग आ जा रहे थे। ऑस्कर ने नोहा को जोई के साथ देखा और पूछा कि क्या वो उसे घर छोड़ दे। नोहा ने शांति से मना कर दिया और कहा कि उसे लेने के लिए कोई और आ रहा है। दोनों भाई अभी विदा ले ही रहे थे कि अचानक वही आदमी जिसने पहले भी मुसीबत खड़ी की थी, तलवार लेकर नोहा पर टूट पड़ा। जोई ने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर नोहा को बचाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही नोहा की अंगूठी की शक्ति अपने आप जाग उठी। हवा में एक मजबूत सुरक्षा कवच बन गया और तलवार उसी पर अटक गई। एक जोरदार टकराने की आवाज के साथ हमला नाकाम हो गया। गार्ड ने फुर्ती दिखाते हुए उस हमलावर को दबोच लिया और जमीन पर गिरा दिया ताकि वो दोबारा हरकत न कर सके। ऑस्कर ये सब बहुत गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। नोहा ने उसे शांत लहजे में समझाया कि उसने अपनी अंगूठी को अपनी जान से जोड़ दिया था, इसलिए जैसे ही किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अंगूठी ने खुद ब खुद उसकी रक्षा कर ली। ये सुनकर ऑस्कर को कानों पर यकीन नहीं हुआ। इतनी कम उम्र में किसी का ऐसी शक्ति को नियंत्रित कर लेना सच में चौंकाने वाली बात थी। उस आदमी का किस्सा खत्म होने के बाद नोहा का मन फिर से रेड स्ट्रीट जाने को हुआ। वो एलिसा का गाना सुनना चाहता था। नोहा ने मन ही मन तय किया कि बाद में वो एमिलिया को सब सच बता देगा, ताकि उसके दिल से हर डर निकल जाए और वो बेफिक्र हो सके। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसकी नजरों ने तुरंत भांप लिया, मुसीबत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अचानक नशे में धुत एक आदमी लड़खड़ाते कदमों से मंच पर चढ़ गया। वो सीधे एलिसा के बेहद करीब पहुंचा और बेहूदगी भरे अंदाज में उससे बदतमीजी करने लगा। एलिसा कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक और शराबी वहां आ धमका। दोनों के बीच पहले तीखी बहस शुरू हुई, फिर आवाजें ऊंची हो गईं और देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई। माहौल बिगड़ने लगा, लोग सहम गए, कुछ पीछे हटने लगे। लेकिन नोहा ने एक पल की भी देरी नहीं की। वो सीधा मंच पर जा चढ़ा।
उसकी अंगूठी हल्के से चमकी और अगले ही क्षण एक मजबूत पारदर्शी ढाल बनकर दोनों आदमियों के हाथों को वहीं थाम लिया। उनकी हरकतें जैसे समय में जकड़ दी गई हों। इसके बाद नोहा ने लेवियाथन की शक्ति का बस एक बेहद हल्का अंश प्रयोग किया। एक अदृश्य झटका दोनों के शरीर से टकराया। उनकी आंखों में अचानक खौफ उतर आया और बिना पीछे देखे वो वहां से भाग खड़े हुए। दुकान का मालिक हांफता हुआ नोहा के पास पहुंचा। वो बार बार झुककर माफी मांगने लगा, जैसे कोई बड़ा अपराध हो गया हो। नोहा ने शांत स्वर में बस इतना कहा, ऐसे लोगों को अब अंदर कदम न रखने दिया जाए। मालिक के चेहरे पर लाचारी साफ झलक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा कि ऐसे ही लोग उसकी दुकान का खर्चा चलाते हैं, वो चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकता। नोहा ने उसकी मजबूरी को ध्यान से सुना, कुछ पल सोचा और फिर बिना ज्यादा हिचकिचाए फैसला कर लिया। अगर यही परेशानी है तो वो इस जगह को खुद खरीद लेगा। उसने तुरंत पैसों की भारी थैली आगे बढ़ा दी। उसकी आवाज बिल्कुल साफ और दृढ़ थी, मैं इस जगह को 1000 रेन में खरीद रहा हूं। मालिक पहले तो स्तब्ध रह गया, जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो कि ये सब सच है। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में खुशी की चमक लौट आई। वो बार बार धन्यवाद कहने लगा, मानो उसके सिर से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। सब कुछ शांत होने के बाद एलिसा धीरे धीरे नोहा के पास आई। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी और हल्की सी झिझक भी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतने बड़े एहसान का बदला कैसे चुकाए। नोहा ने बहुत सहज स्वर में कहा, तुम्हें कुछ लौटाने की जरूरत नहीं है। उसने हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, बस गाती रहो, क्योंकि तुम्हारी असली दौलत तुम्हारी आवाज है। उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैं चाहता हूं एक दिन पूरा एम्पायर तुम्हारा गाना सुने, इसलिए पूरे दिल से रियाज करती रहो। ये सुनते ही एलिसा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसका दिल भर आया। उसने मन ही मन कसम खाई कि वो पूरी लगन और ईमानदारी से अभ्यास करेगी। नोहा वापस जाकर जोई के पास बैठ गया। कुछ देर बाद एलिसा फिर से मंच पर आई। उसने सभी से शांति से सुनने की विनती की। इस बार उसकी आवाज में पहले से कहीं ज्यादा जज्बात थे। हर सुर दिल से निकल रहा था। नोहा चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में संतोष था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा कि आज उसने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ सीखा, लेकिन इन सब के बीच जो असली खजाना उसे मिला वो कोई जादुई वस्तु नहीं था। वो थी एक सच्ची आवाज, ऐसी आवाज जो सीधे रूह से निकलती है और बिना किसी जादुई ताकत के भी दिल को छू लेती है। कहानी आगे बढ़ती है। मुख्य किरदार चुपचाप खड़ा है और उसकी दासी उसके कपड़े ठीक कर रही है। तभी वो धीमे स्वर में खबर देती है, हेजोब के गवर्नर जनरल डेड मरी उनसे मिलने आने वाले हैं। लड़के के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। उसने सीधे आदेश दिया, उन्हें तुरंत भीतर भेजा जाए, मैं तैयार हूं। इस दौरान कहानी एक पुरानी परंपरा को भी उजागर करती है। इंपीरियल सिस्टम में हर राजकुमार को कोई न कोई क्षेत्र सौंपा जाता है, ताकि वो राजकाज और प्रशासन को केवल किताबों से नहीं बल्कि असल जिंदगी में समझ सके। इसी वजह से उन इलाकों में रहने वाले लोग उस प्रिंस को सिर्फ शाही परिवार का सदस्य नहीं बल्कि उस जमीन का असली मालिक मानते हैं। डेड मरी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो भले ही अल्मीरिया में पैदा हुआ हो, लेकिन हेजोब में सेवा करते करते उसने खुद को पूरी तरह उसी भूमि से जोड़ लिया था। थोड़ी देर बाद वो औपचारिक अंदाज में भीतर आया। उसने झुककर सम्मान प्रकट किया और गंभीर स्वर में कहा कि प्रिंस से मिलना उसके लिए गर्व की बात है। उसकी आवाज में सच्चाई थी और आंखों में निष्ठा, और यहीं से कहानी एक नए राजनीतिक मोड़ की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन लड़के ने उसकी हद से ज्यादा औपचारिकता को महसूस किया। वो हल्की मुस्कान के साथ धीमे स्वर में बोला, इतनी सख्ती की जरूरत नहीं है, आराम से बात कीजिए। ये सुनते ही मरी के कंधों का तनाव थोड़ा ढीला पड़ा। उसने गहरी सांस ली और फिर याद दिलाया कि करीब 1.5 साल पहले जब सम्राट ने उसे आधिकारिक तौर पर हेजोब का गवर्नर जनरल नियुक्त किया था, तभी उसे पहली बार प्रिंस से मिलने का अवसर मिला था। लड़का बिना घुमाए फिराए सीधे मुद्दे पर आ गया। हेजोब में काम कैसा चल रहा है?
उसे साफ याद था कि शाही आदेश के तहत बाढ़ नियंत्रण की जिम्मेदारी उसी को सौंपी गई थी, और वो ये भी जानता था कि वहाँ के हालात आसान नहीं हैं। हैजोब एक बेहद उपजाऊ क्षेत्र है, अनाज उत्पादन के लिए पूरे साम्राज्य में मशहूर। वो एक विशाल नदी के मोड़ पर बसा है, लेकिन हर साल आने वाली बाढ़ वहाँ तबाही मचा देती है। फसलें बह जाती हैं, घर टूट जाते हैं और लोगों की मेहनत पानी में मिल जाती है। सम्राट चाहते थे कि इस समस्या का स्थायी समाधान निकले, इसीलिए एल्मीरिया की वाटर क्लैन भूमि से आने वाले मरी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रिंस ध्यान से सब सुनता रहा, फिर उसने शांत स्वर में पूछा, असल रुकावट कहाँ आ रही है? मरी थोड़ा झिझका, फिर संकोच के साथ बोला कि अभी तक पूरा बजट जारी नहीं हुआ है। बिना संसाधनों के काम करना असंभव है। ये सुनते ही लड़का उलझ में पड़ गया। उसके हिसाब से तो बजट विधिवत जारी कर दिया गया था। मरी ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, कागजों में बजट पास हो चुका है, लेकिन वित्त मंत्री ने उस पर आपत्ति लगा दी है। बस इतना सुनना काफी था। लड़के ने पूरा माजरा समझ लिया। उसने बिना एक पल गवाए कहा, आप मेरे साथ चलिए अभी। दृश्य बदलता है। अब वे फाइनेंस मिनिस्टर के एक प्रतिनिधि के सामने खड़े हैं। प्रिंस की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें दृढ़ता साफ थी। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? वो सीधे मुद्दे पर आया। उसे मरी से पता चला था कि हाल ही में भीषण बाढ़ आई थी। सम्राट ने दया दिखाते हुए पूरे 1 साल के लिए टैक्स माफ कर दिया था। उस इलाके से कर नहीं लिया गया ताकि लोग संभल सकें। फाइनेंस पक्ष का तर्क था कि वही बचा हुआ पैसा अब उपयोग में लाया जा सकता है। यह सुनते ही प्रिंस की आंखों में गुस्से की चमक उभर आई। क्या आप मजाक कर रहे हैं? उसकी आवाज अब ठंडी थी। टैक्स माफ करने का मतलब ये नहीं कि पैसा इकट्ठा हो गया। असल में तो टैक्स वसूला ही नहीं गया था, लेकिन सामने खड़ा आदमी इसे सामान्य और तर्कसंगत बताने की कोशिश कर रहा था। यही बात प्रिंस को भीतर तक चुभ गई। आखिरकार दबाव में आकर वो आदमी सच उगल देता है। असल वजह कुछ और थी। हाई काउंसिल को सम्राट के लिए एक नए समर रिजॉर्ट की योजना का पता चला था। सम्राट की उम्र बढ़ चुकी थी। राजधानी की भीषण गर्मी अब उनके लिए कठिन होती जा रही थी, इसीलिए ठंडी जगह पर गर्मियां बिताने की योजना बनाई गई थी। तकनीकी रूप से वो भी एक शाही सुविधा ही होती, लेकिन वास्तविकता ये थी एक अलग थलग स्थान तैयार करना, लगभग एक नया शहर बसाने जैसा था, जिसमें भारी मात्रा में संसाधन लगने वाले थे। राष्ट्रीय खजाना पहले ही दबाव में था और इसी कारण हैजोब का बजट रोक दिया गया था। प्रिंस समझ गया, ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, ये प्राथमिकताओं और शक्ति संतुलन का खेल है, और यही बात उसे भीतर से घायल कर गई। उसका सब्र टूट गया। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, जहां हर साल बाढ़ आती है, जहां लोगों की जान और फसल दोनों खतरे में रहती हैं, वहां बाढ़ नियंत्रण सबसे पहली जरूरत होनी चाहिए। लेकिन संसाधन रोककर एक छुट्टियों का निवास बनाया जा रहा है। ये अन्याय उसे स्वीकार नहीं था। उसे लगा जैसे कोई सम्राट को गुमराह कर रहा हो। उसका गुस्सा देखकर सामने वाला आदमी घबरा गया। वो तुरंत जमीन पर दंडवत हो गया। प्रिंस ने साफ चेतावनी दी, या तो हैजोब का बजट तुरंत जारी होगा या मैं खुद सम्राट तक ये बात पहुंचाऊंगा। ये सुनते ही आदमी टूट गया। उसे समझ आ गया कि अगर बात ऊपर तक गई तो उसका भविष्य खत्म। डर के मारे उसने तुरंत वादा कर लिया कि बजट अभी जारी कर दिया जाएगा। मरी ये सब देखकर स्तब्ध था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना छोटा लड़का इतनी दृढ़ता से मंत्री को झुका देगा। नोहा ने बिना गोलमोल बातों के सीधा मुद्दा पकड़ा और सारे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। मरी को अपने ऊपर शर्म आई। अब उसे समझ में आया कि प्रिंस पहले से ही सब समझ रहा था। मरी तुरंत वहां से निकल गया ताकि बाढ़ नियंत्रण का काम शुरू हो सके। कुछ देर बाद एक संदेशवाहक आया। सम्राट ने नोहा को तुरंत महल बुलाया था। महल पहुंचते ही सम्राट ने उसके काम की सराहना की। उन्होंने हैजोब मामले का जिक्र किया, साथ ही बताया कि उन्हें खबर मिल चुकी है कि नोहा ने मैब्रे को पूरी तरह दबा दिया था। नोहा हैरान था, इतनी जल्दी सूचना कैसे पहुंची? सम्राट ने शांत स्वर में कहा, सूचना खुद में एक हथियार है। अगर सत्ता में आगे बढ़ना है तो इसमें भी पारंगत होना पड़ेगा। नोहा ने बस वही किया था जो उसे सही लगा था, लेकिन सम्राट ने समझाया, जो कुछ लोगों को आसान लगता है वही दूसरों के लिए बेहद कठिन होता है। बहुत से लोग मीठा बोलते हैं, लेकिन सिर्फ चापलूसी के लिए। बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चाई को स्पष्ट रूप से सामने रख पाते हैं। सिर्फ 6 साल की उम्र में नोहा ने अपने पिता को गहराई से प्रभावित किया था। सम्राट ने उसे खड़े होने को कहा। उनकी नज़र उसके हथियार पर गई।
दरबार में मौजूद एक व्यक्ति तुरंत समझ गया, नोहा ने लेवियाथन को चुना है, सबसे शक्तिशाली और सबसे भयावह। उसका इतिहास काला था। जश्न वाले दिन अगर नोहा ने उसे नियंत्रित न किया होता तो सैकड़ों जानें जा सकती थीं। उसे पता था कि यह हथियार जितना ताकतवर है उतना ही खतरनाक भी। इसीलिए उसने ठान लिया उसे इसे सही तरीके से चलाना सीखना होगा, और इसके लिए बुलाया गया डोमिन नोबल। डोमिन सामने आया, किंगडम का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज। लोग कहते थे उसकी तकनीक किसी और ही स्तर की है। सम्राट ने नोहा से कहा कि वो पूरी गंभीरता के साथ डोमिन के नेतृत्व में प्रशिक्षण ले। डोमिन ने भी स्पष्ट किया वो नोहा की उम्र नहीं, उसकी क्षमता देखेगा। सम्राट ने सबको चौंकाते हुए कहा कि उसे डोमिन पर पूर्ण भरोसा है। ट्रेनिंग शुरू हुई। नोहा की लगन देखकर सम्राट भीतर से प्रसन्न हुए। उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया कि इस वर्ष के नाइट सिलेक्शन की जिम्मेदारी नोहा को दी जाएगी। नोहा के लिए ये गर्व की बात थी। उसने तय किया कि वो अपनी पूरी जान लगा देगा। नाइट सिलेक्शन पूरे साम्राज्य का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन। ये योद्धाओं की धरती थी, जहां ताकत और युद्ध कौशल को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता था। प्राचीन काल से यही माना गया, युद्ध कला का मार्ग ही असली रास्ता है जिससे कोई अपने दम पर महानता हासिल कर सकता है। नाइट सिलेक्शन, वो समय जब पूरे साम्राज्य के अलग अलग इलाकों से योद्धा राजधानी में इकट्ठा होते हैं। ये कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं थी। इनमें से ज्यादातर वॉरियर्स पहले ही कई जानलेवा लड़ाइयां जीत चुके होते थे। यहाँ की फाइट्स आसान नहीं होती। कई बार तो मैदान से वापस लौटने का मौका भी नहीं मिलता, लेकिन जो अंत तक टिक जाए उसे मिलता है नाइट का टाइटल, और उसी पल से उसकी हैसियत बदल जाती है। वो समाज की अपर क्लास का हिस्सा बन जाता है। नया नाइट सबसे पहले सिलेक्शन हेड के अंडर काम करता है, और अगर नोहा सही नाइट्स चुन ले तो उसकी खुद की ताकत और प्रभाव दोनों कई गुना बढ़ सकते हैं। सिलेक्शन शुरू होने से पहले सम्राट ने नोहा से एक अहम सवाल पूछा, तुम इसे कैसे हैंडल करना चाहते हो? नोहा ने बिना हिचक जवाब दिया, वो रीजनल प्रिलिमिनरी राउंड्स खत्म करना चाहता है। उसकी सोच साफ थी, हर लड़ाई सीधे इंपीरियल कैपिटल में होनी चाहिए ताकि हर उम्मीदवार उसकी अपनी आंखों के सामने लड़े। सम्राट इस विचार से सहमत हो गए। इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद वो खुद हर जगह की लड़ाइयों पर नजर नहीं रख सकते थे। कई बार सिस्टम की वजह से असली टैलेंट बाहर हो जाता था, और सम्राट नहीं चाहते थे कि कोई भी योग्य योद्धा यूं ही खो जाए। उन्होंने नोहा से कहा, इसे पूरी गंभीरता से संभालो। बाद में नोहा एक लड़की से कैजुअली पूछता है, क्या तुम्हारे गांव से भी कोई सिलेक्शन में भाग ले रहा है? लड़की बताती है, हर साल सिर्फ एक ही इंसान जा पाता है। क्यों? क्योंकि वही गांव आम लोगों का एंट्री पॉइंट है। लेकिन असली समस्या कुछ और थी। कैपिटल में रहना बेहद महंगा है। सफर और ठहरने का खर्च इतना ज्यादा होता है कि पूरा गांव मिलकर चंदा देता है, तब जाकर सिर्फ एक आदमी भेज पाते हैं। उस एक इंसान पर पूरे गांव की उम्मीदें टिकी होती हैं। ये सुनकर नोहा को समझ आया, टैलेंट सिस्टम से नहीं पैसों से दब रहा है, और ये उसे मंजूर नहीं था। उसने फैसला किया, इस साल कोई लिमिट नहीं होगी, कोई भी आ सकेगा, और ट्रैवल व लॉजिंग का खर्च वो खुद उठाएगा। लड़की दंग रह गई, लेकिन उसे पता था यह फैसला बहुत महंगा पड़ेगा। नोहा ने कहा, सब कुछ जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं। उसने अपने बटलर को आदेश दिया, कैपिटल में जितने भी खाली घर हैं उनकी जानकारी निकालो और उन्हें खरीद लो। साथ ही एक बड़े मर्चेंट से संपर्क करने को भी कहा। कुछ समय बाद वही मर्चेंट उससे मिलता है। बातों बातों में वो पैलेस में अपना आदमी भेजने की इच्छा जताता है। नोहा तुरंत समझ गया, अगर किसी बाहरी का आदमी महल में होगा तो सूचना का बहाव बदल जाएगा। वो साफ कह देता है, अगर सिर्फ सिफारिश चाहिए मैं कर दूंगा, लेकिन खास पसंद मेरी होगी। आखिर में मर्चेंट एक और मांग रखता है, उसकी दुकान पर 13th प्रिंस का क्रेस्ट लग जाए, यानी सीधी लॉयल्टी की मांग। नोहा शांत स्वर में जवाब देता है, मैं खुली दलाली बर्दाश्त नहीं करता। घर लौटते समय उसे एहसास हुआ कि अगर ब्राइन जैसे प्रभावशाली लोग उसके अंडर आए तो उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वॉटर से जुड़ा उसका स्टेटस कमजोर हुआ है। कुछ गड़बड़ थी अल्मीरिया में। जब वो सम्राट से मिलता है तभी खबर आती है, अल्मीरिया में विद्रोह भड़क चुका है। स्केल छोटा दिखता था, लेकिन हैगर्जी सिस्टम में ये एक लेवल नीचे गिरने जैसा था। सम्राट ने पूछा, क्या तुम इस युद्ध का कमांड संभालना चाहोगे? नोहा ने मना कर दिया। उसने स्वीकार किया उसे अभी युद्ध भूमि का अनुभव कम है। हेनरी इस काम के लिए ज्यादा योग्य है।
हेनरी ने रास्ते में उससे पूछा भी, क्या तुम्हें पता है इससे तुम्हें बड़ी प्रतिष्ठा मिल सकती थी? नोहा मुस्कुराया, मैं अभी बहुत युवा हूं। उसी समय लेवियथन हल्का कंपन करता है, जैसे किसी खतरे को महसूस कर रहा है, और सच में कैरेज से उतरते ही उन पर हमला हो जाता है। लेकिन नोहा अपनी शील्ड से खुद को बचा लेता है। सामने अल्मीरिया के वाटर मेज। लड़ाई लंबी नहीं चली। नोहा ने उन्हें बिना ज्यादा कठिनाई के हरा दिया, लेकिन उसमें उन्हें जिंदा छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मृत लोग चुप रहते हैं, लेकिन जीवित दुश्मन डर फैलाते हैं। घर लौटकर उसने सख्त आदेश दिया, आज की घटना बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर खबर लीक हुई तो मैं तुम्हें मरा हुआ मानूंगा। फिर उसने तुरंत हॉर्स फीड खरीदने का आदेश दिया। क्यों? क्योंकि उसे शक था कि विद्रोही दूसरे देश से घोड़े ला रहे हैं। अगर उनके माउंट्स कमजोर कर दिए जाएं, तो युद्ध में उनके कदम रुक जाएंगे। ये कदम सीधे उसके भाई की सेना की मदद करेगा। घटना सामने आते ही उसने सम्राट को दरबार में बुलाया। माहौल गंभीर था। पूछताछ में पकड़े गए हत्यारों ने बताया, उनका असली मकसद नोहा को किडनैप करना था, ताकि उसे बार्गेनिंग चिप बनाया जा सके। नोहा को यह बात कुछ ज्यादा ही आसान लगी। इतनी जल्दी सच उगल देना शक पैदा करता है। सम्राट ने शांत स्वर में कहा, सच और झूठ पहचानने के तरीके हमारे पास हैं। नोहा जानता था, राजनीति में तलवार से ज्यादा खतरनाक होता है दिमाग। उसके पिता ने उसकी पीठ थपथपाई। अगर वो उस दिन पकड़ा जाता तो एम्ब्रे को बेहद कठिन निर्णय लेना पड़ता, और घोड़ों पर ध्यान देना एक बेहद चतुर चाल थी।